Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will start our next chapter, the fourth chapter, that is determinants. हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है. डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर. Listen carefully. Determinant is a number. Yes, it's a number associated with square matrix. So how can we define determinant? So basically determinant is a number associated with a square matrix. तो देखिए सबसे पहले तो इसमें एक आपका की पॉइंट ये है कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है. इट्स अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें आपके जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं. तो जो भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनसे एसोसिएटेड एक नंबर है. अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट को हम फाइंड करते हैं, कैसे वो एक नंबर हम फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ डिटर्मिनेंट. सो देखिए रिप्रेजेंटेशन. तो देखिए डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से तरीके हैं. या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ए. जैसे कि ए आपकी कोई मैट्रिक्स है और आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये मोड जैसा साइन दिख रहा है बट ये मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं है. यह आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है. मॉड्यूलस कब होता था? जब एक नंबर होता था. लेकिन ए आपकी यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स है तो इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मॉड ऑफ ए नहीं है ये. ठीक है, ए आपकी मैट्रिक्स है तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. या फिर आप इसको इस तरह से डेल्टा के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी आपका डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करते हैं. मैंने आपसे कहा कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है तो उसी नंबर को कैसे फाइंड करते हैं. अब देखिए हमने क्योंकि इसको डिफाइन किया है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है तो इट मीन्स कि सबसे पहले हम इसको 1/1, 2/2, 3/3 मैट्रिक्स के लिए देखते हैं. ठीक है, 12th में हमें 3/3 तक ही देखना है. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फॉर 1/1 मैट्रिक्स. अगर आपको कोई 1/1 की मैट्रिक्स दी हो और आपसे कहा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो देखिए आप किस तरह से निकालेंगे. तो सपोज़ हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है. सपोज़ ए इक्वल्स टू ये ए. देखिए इस तरह से होती है मैट्रिक्स. अब 1/1 की है तो इसका मतलब एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा. 1/1 तभी है. तो अब आप देखिए अगर आपको कुछ इस तरह से दी है मैट्रिक्स और आपसे कहा है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो तो देखिए डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से. इज इट. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस केस में आपका क्या होगा, यह आपका इक्वल हो जाएगा ए के. ठीक है, मैंने क्या कहा, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दी गई हो इस तरह से तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपका ये वाला नंबर हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ए आपकी एक मैट्रिक्स है दैट इज सपोज 15 ले लेते हैं तो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 15. देखिए 15 एक नंबर आया तो यही है. देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका एक नंबर है दैट इज एसोसिएटेड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये आपकी 1/1 की मैट्रिक्स के लिए है. अब इसके बाद हम देखते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जाता है. ठीक है, तो देखिए 2/2 की मैट्रिक्स के लिए फॉर 2/2 मैट्रिक्स अगर आपके पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स है
तो अब आप ध्यान से देखिए 2x2 की मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सपोज ए में ले लेती हूँ A B C एंड D। 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो 2x2 कह दिया, इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ओके तो देखिए ए अगर आपके पास सपोज ABCD है, ये आपकी एक मैट्रिक्स है एंड वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, तो देखिए इसको हम सबसे पहले ये जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। वो आपके क्या है A इंटू डी। ठीक है, उसके बाद हम एक माइनस का साइन लगाते हैं और ये वाले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, दैट इज योर B एंड C। तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकल गया। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ओके तो अब आप देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो एक जनरल वे टाइप का हो गया कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए सपोज अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है दैट इज 2 4 2 एंड 0 एंड वी नीड टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे तो यह आपका क्या है 2 इंटू 0, फिर प्लस, फिर इसको लिख देंगे, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, फिर माइनस आप इसको लिख देंगे दैट इज 4 इंटू 2। तो देखिए ये आपका कितना आ गया, 2 इंटू 0 आपका 0 हो गया, माइनस में आपका आ गया 8। सो आपकी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू -8। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं आपसे कहती हूँ कि सपोज आपको एक मैट्रिक्स बी दी है दैट इज इक्वल्स टू 1 1 2 एंड 0। ओके और आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 1 इंटू 0, फिर माइनस का साइन, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ 1 इंटू 2। तो ये आपका हो जाएगा 0 - 2। तो आपकी जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसकी वैल्यू आपकी आ गई -2। ओके तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अगर आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, ए और बी आपकी यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स हैं, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड ये है। और आप देख रहे हैं ना कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है। यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट -8 है, दैट इज़ अ नंबर, -2 दैट इज़ अ नंबर। ओके अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपकी जो ए मैट्रिक्स है और जो आपकी बी मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो आपकी 2 इंटू बी मैट्रिक्स के इक्वल है। ध्यान दीजिए इसके सारे एलिमेंट्स ट्वाइस हैं। देखिए बी आपका यहाँ पर आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 4 है। तो इट मीन्स कि जो आपकी ए है वो 2 इंटू बी के इक्वल है, जो आपकी मैट्रिक्स ए है। इज इट? अब आपकी मैट्रिक्स ए 2 इंटू 2 टाइम्स बी है। और अब आप डिटर्मिनेंट में देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -8 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका -2 है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, देखिए जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपका 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। एम आई करेक्ट? ये आपका 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। इस बार ए तो आपकी जो मैट्रिक्स थी वो 2 टाइम्स ए आपकी जो मैट्रिक्स थी वो 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी थी, बट आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपका 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया है। ध्यान दीजिए, इज इट? तो अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर और ये आपकी डिटर्मिनेंट बी है। तो देखिए इन जनरल हम क्या कहते हैं, अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इन जनरल हम कहते हैं कि इफ
इफ ए इक्वल्स टू के टाइम्स बी, के आपका कोई नंबर है, ठीक है। अगर आपकी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी से के टाइम्स है तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो आपका इक्वल होगा के की पावर n टाइम्स ऑफ बी, और n आपका है 1 2 3 नेचुरल नंबर है, ठीक है। और एक और चीज, n यहाँ पर क्या है, n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी है, ठीक है। अब जैसे इस वाले केस में आप देखिए, ये ए और बी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका 2 था, ठीक है। तो ये आपका 2 का स्क्वायर हुआ इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए k की वैल्यू भी आपकी 2 ही थी और आपका n भी 2 ही था, और इसमें अगर हम जनरलाइज वे में लिखें तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाता है। तो इस बात को आप याद रखिए। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है और आपका जो k ऑफ डिटर्मिनेंट a है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इस बार 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपका इट मीन्स कि जो n है वो आपका 3 है, तो इस बार जो आपका k टाइम्स डिटर्मिनेंट a है वो आपका इक्वल हो जाएगा k क्यूब a के इक्वल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम 3x3 की मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर 3x3 मैट्रिक्स, तो अब अगर आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, सपोज अगर मैं कहती हूँ कि जनरल वे में ए आपको गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। तो अब अगर हमसे कहा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें तो इस केस में हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ साइन याद रखने पड़ते हैं। तो देखिए साइन किस तरह से होते हैं, साइन आपके इस वे में होंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। मतलब इस तरह से एक बार आपका प्लस है तो फिर उसके बाद माइनस होगा और फिर प्लस होगा। अगर आप रो में देखें तो भी आपका यही सीक्वेंस चलेगा इस तरह से, और अगर आप कॉलम वाइज देखें तब भी आपका प्लस माइनस प्लस वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस साइन का यूज़ करके हम किस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स में हमको इस साइन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, 3x3 जो आपकी मैट्रिक्स है उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इसमें एक्सपेंड करते हैं। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो किस तरह से होगा। एक्सपेंडिंग अलोंग, फर्स्ट रो को मैं R1 लिख सकती हूँ, R मतलब रो और 1 मतलब फर्स्ट, इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2, इसको R3। इसी तरह से आपका जैसे ये वाली जो रो है R1, ये वाली रो R2, ये वाली रो R3। इसी तरह से जो आपका पहला कॉलम होता है वो C1, दूसरा C2 और तीसरा C3, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ओके। तो अब आप देखिए
अगर मैं R1 से एक्सपेंड करती हूँ तो किस तरह से करेंगे, देखिए R1 का पहला एलिमेंट लिख दीजिए। सबसे पहले तो R1 का पहला एलिमेंट आपका A1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1। ओके, अब इसके बाद हमने A1 लिख दिया ना, तो A1 के साथ जो कॉलम है और A1 के साथ जो रो है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, A1 लिखा तो इट मीन्स A1 के साथ वाली रो और A1 के साथ वाला कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा। और जो आपका बचा है, बचा क्या है, ये वाला पोर्शन B2 C2 एंड B3 C3, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए किस तरह से ये आपने कैंसिल किया, ये और ये, और आपका जो बचा हुआ पोर्शन है क्या है आपका B2 C2 B3 एंड C3, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे कुछ इस तरह। अब आप यहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे। देखिए हमने R1 से एक्सपेंड किया है तो ये वाला साइन आपका यूज़ होगा। ये प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब है कि जब हमने A1 को लिखा तो इसके आगे से आपका आया प्लस का साइन। प्लस का साइन लिखो ना लिखो बात एक ही है, लेकिन अब इसके बाद आपका आएगा माइनस का साइन। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब आपको पता चली होगी कि साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और उसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट यानी कि B1 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं B1। अब क्योंकि हमने B1 लिखा तो इसके साथ वाला कॉलम और इसके साथ वाली रो को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो आपका बचा है देखिए A2 C2 और A3 C3, इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म इसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे कुछ इस तरह। देखिए A2 C2 A3 एंड C3। ओके, अब इसके बाद आप देखिए इसके बाद आपका कौन सा साइन है, प्लस माइनस प्लस, तो अब आपका आ जाएगा पॉजिटिव साइन। और अब यहाँ पर आपके तीसरे नंबर पे क्या है, C1, क्योंकि हमने R1 से एक्सपेंड किया है रो 1 से, तो आपका A1 देखिए A1 B1 और C1 आएगा। ओके, ये आपका B1 है। तो देखिए C1 के साथ अब आप C1 के साथ वाली रो और C1 के साथ वाला कॉलम हटा दीजिए, और जो आपके पास बचा है A2 B2 और A3 B3, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए कुछ इस तरह से A2 B2 A3 एंड B3। ठीक है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है और आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए A1 हमने लिखा, इसके बाद ये तो आपकी 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया है, इसको सॉल्व करना हमको आता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले ये वाला डायगोनल को लिखते हैं, ये आपका है B2 C3, तो B2 इंटू C3 हो जाएगा, B2 इंटू C3, फिर आपका नेगेटिव साइन आता है और आपका आ जाता है C2 इंटू B3, फिर इसी के बाद आपका माइनस B1 है तो आप लिख देंगे माइनस B1। उसके बाद इस जो डिटर्मिनेंट है आपका 2/2 का ये वाला, इसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3। इज इट। इसके बाद आप देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस C1 और इंटू में आपका आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ये सब आपका सॉल्व आउट होके एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैंने आपको ये बताया कि जनरल वे में आप डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे, जैसे अगर आप R2 से एक्सपेंड करते सपोज, तो आपका सबसे पहले तो नेगेटिव का साइन आ जाता। इज इट, क्योंकि देखिए साइन आपका इस हिसाब से यूज़ होता, इसको आप करते तो आपका साइन इस तरह से यूज़ होता, और फिर जैसे यहाँ पर नेगेटिव का साइन आया फिर A2 आता तो इसके साथ वाली रो और कॉलम आपका हट जाता, यानी कि जो आपके पास बचे होते ये आप इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते, तो फिर इस तरह से सॉल्व होते रहता। बस स्टेप्स यही हैं। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रो या कौन से कॉलम से सॉल्व करते हैं।
इसी तरह से आप कॉलम से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कॉलम से करके दिखा देती हूँ। अगर हम कॉलम C1 से एक्सपेंड करें, सपोज एक्सपेंडिंग, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अगर हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले आप A1 लिखिए, आपका साइन यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अब आप देखिए ये आपका साइन इस बार C1 में प्लस माइनस प्लस है, तो सबसे पहले प्लस का साइन लगेगा और A1 आ जाएगा। A1 के साथ वाली रो और कॉलम को आप रिमूव करेंगे तो आपका बचेगा B2 C2 और B3 C3। फिर आपका नेगेटिव साइन है तो आपका माइनस आ जाएगा। फिर आपका सेकंड एलिमेंट दैट इज A2, तो आप A2 लिखेंगे। फिर आपका आ जाएगा A2 के साथ ये और ये रिमूव हो जाएगा, तो आपका आएगा B1 C1 और B3 C3, B1 C1 B3 और C3। ओके, इसके बाद आप A3 लिखेंगे, वो भी प्लस साइन के साथ, क्योंकि देखिए प्लस माइनस प्लस। उसके बाद A3 के साथ आपका क्या आ रहा है, इसको और इसको रिमूव कर दीजिए तो आपका आ जाएगा B1 B2 और C1 C2। तो ये आपका आ गया B1 B2 एंड C1 C2। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू इसमें मिली है वही सेम वैल्यू इसमें मिलेगी। तो आप किसी भी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से। बस आपको ध्यान रखना है साइन का, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। बस आपको ये जो साइन है उनका ध्यान रखना है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से 3/3 का। तो सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है दैट इज 1 2 4 -1 3 0 4 1 एंड 0। ये आपका NCERT का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जब भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आप उस रो या उस कॉलम को चूज करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि आपको हमेशा उसको चूज करना है जिसमें आपके क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ताकि कैलकुलेशन इजी बने। अब इसमें आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस हमको यहाँ दिख रहे हैं, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगी C3 कॉलम से। देखिए कॉलम C3 है, सो हियर आई एम एक्सपेंडिंग इट, एक्सपेंडिंग थ्रू C3। कॉलम C3 से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका 4 आएगा, तो 4, और इसके बाद ये और ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका बचेगा -1 3 4 एंड 1, -1 3 4 एंड 1। उसके बाद आपका नेगेटिव साइन, देखिए इसमें आपका साइन क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस प्लस, ये देखिए। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या लगा, प्लस का साइन लगा। अब आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो देखिए इसके बाद आपका क्या है, 0। तो 0 के साथ आप डिटर्मिनेंट क्या लिख देंगे, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 2 4 एंड 1। क्या जाएगा आपका 1 2 4 एंड 1। फिर प्लस 0, 0 के साथ आप इसको और इसको कैंसिल करिए, तो आपका आ जाएगा 1 -1 2 एंड 3। इज इट। अब आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। अब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/2 की मैट्रिक्स तो सॉल्व करना आता है हमको। -1 × 1 आपका क्या हो जाएगा, -1। और उसके बाद अब आप देखिए 4 × 3 आपका 12 हो जाएगा, तो -12 आ जाएगा।
इसके बाद अब आप देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि जिसमें ज़्यादा ज़ीरो हो उसको चूज़ करिए, क्योंकि ये आपका ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आपका ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो। तो इसका मतलब हमको वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, सीधा हम इसको ज़ीरो ज़ीरो लिख सकते थे। मैंने बस ये आपको इसलिए लिखा यहाँ पर कि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस तरह से इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो है तो सीधा आप ज़ीरो ज़ीरो लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर जो भी ज़ीरो ज़्यादा हो जहाँ भी उसको हम प्रेफर करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू -1 -12 कितना होता है आपका 13, वो भी नेगेटिव का 13, और 13 4 जा आपका होता है 52, और साथ में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक नंबर आई है, और वो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स से आया है। तो इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। एक बार क्विक वे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है। उसके बाद हमने देखा कि इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। फिर हमने 1 बाई 1 मैट्रिक्स के लिए देखा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है। तो जो भी आपकी वैल्यू होती है वो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। इसके बाद 2 बाई 2 मैट्रिक्स में हमने देखा कि जैसे आपका सपोज़ ये है तो आप पहले इस वाले डायगोनल को लिखते हैं मल्टीप्लाई के केस में, फिर आप माइनस साइन लगाते हैं और फिर आप इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से आप 2 बाई 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर आपकी मैट्रिक्स ए है जो कि k टाइम्स b है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका n है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो आपका k की पावर n टाइम्स b हो जाएगा। ओके। इसके बाद हमने देखा 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए। तो 3 बाई 3 मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने देखे कि कुछ साइन होते हैं, और उसके बाद हमने कहा कि हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, अगर जैसे आप R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका पहला एलिमेंट लिखिए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसको आप कैंसिल करिए, जो भी बचा है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। इसी तरह से फिर आप साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगाइए। उसके बाद फिर जो इसका दूसरा एलिमेंट B1 है उसको लिखिए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को रिमूव करिए, जो भी आपका बचा उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। इसी तरह आप C1 के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जो कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैंने आपको दी कि आप हमेशा उस रो या उस कॉलम को प्रीफर करिए जहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों। सो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आई होप इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज 4.1 को ज़रूर ट्राई करिए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।